जब आपके हस्बैंड की इस तरीके से मतलब मर्डर हुआ कि संकटें तो कई थी, लेकिन उस संकटों को कैसे आगे बढ़ना, शायद उस दिन को हम कभी प्लीज़ फर्नीचर दुकान में थे, मार्केटिंग कर रहे थे, दोपहर हुआ था और उसी समय नक्सलियों ने ही खुद मेरे मोबाइल पर फ़ोन किया और उस समय वो लोग बोले कि ऐसा बात वो लोग कहे कि तुरंत मुझे चुभ गया और शायद वो मेरे जीवन में कल्पना से परे था। नमस्कार, आज़ाद सिपाही के इंटरव्यू विशेष में आपका स्वागत है। मैं सुधा कुमारी और आज हमारे साथ बातचीत के लिए खास मेहमान रांची की मेयर आशा लकड़ा जी हैं। आशा लकड़ा का पूरा जीवन झंझावातों के बीच से होकर गुजरा है। तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने राजनीति में लंबी लकीर खींची है और रांची की मेयर के रूप में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। तो आइए आज हम सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। सबसे बड़ी बात तो मैं बताऊं कि गुमला ज़िला है और वहाँ से 25 किलोमीटर दूर चुहरू मेरा गांव है। चुहरू, तो चुहरू गांव से ही मेरा चुहरू में जन्म हुआ और वहीं से मेरा शुरुआत भी हुआ। मेरे पिताजी सीआरपीएफ में एक जवान थे, हैं अभी तो रिटायर कर गए हैं। माताजी और हम लोग 3 बहन 1 भाई। बड़ी वाली दीदी हाई स्कूल में टीचर है, मैं सेकेंड नंबर में हूँ। थर्ड वाला भाई घर गृहस्थी पूरा देखता है। उनकी शादी हो गई है, उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है और छोटी वाली बहन है जिसका एमएड हो चुका है। तो ऐसे हमारा एक छोटा परिवार है। पहले जॉइंट परिवार थे, वो अलग हो गए हम लोग जब छोटे थे तब। मेरे एक चाचा और वो ऐसे थे। फिर जब हम लोग की जन्म होने के बाद बड़े हुए तो हमारा पढ़ाई लिखाई हमारे नानी घर से हुआ। नानी घर भी हमारा गुमला ज़िला में ही है और वहाँ घाघरा प्रखंड है। घाघरा प्रखंड के खटगा गांव है और उस गांव में मेरे नानी दीपा जी थी और वो तो डेथ कर गई, अभी नहीं है। और मेरी मौसी और मेरे मौसा थे, महादेव भगत और मालती देवी। तो मौसा जी भी अभी पिछले साल डेथ कर गए। वो भी थाना प्रभारी होकर के रिटायर हो गए थे। और मौसी जी हैं, तो इन सब के साथ में मेरी मौसी की बेटी और हम लोग सब मिल कर के एक साथ रहते थे और हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई भी शुरू किया। और मेरा स्कूली का शुरुआत था ये संत युद्ध उच्च विद्यालय नौडिहा जो घाघरा प्रखंड में है। तो इन सबको हम लोग ने वहाँ से शुरुआत की और शुरू नीचे क्लास से पढ़ते लेकर के +2 तक, +2 नहीं मैट्रिक तक वहाँ हमने किया। बीच का समय ऐसा था कि जब हम लोग नीचे क्लास में थे 1 से लेके 5 क्लास तक तो हम अपना नानी घर से रह के पढ़े। फिर बीच में मेरी माँ का तबीयत ख़राब हुआ 5 क्लास जाने के बाद में, और उस समय इतनी तबीयत ख़राब हुई कि बीच में ही हम लोग की माँ हम लोगों को छोड़ के चली गई। अच्छा, मतलब क्या एज रहा होगा मैम? हम तो उतना नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप छोटे हम थे? तो बहुत छोटे थे, 5 क्लास में पढ़ते थे। अच्छा। तो 5 क्लास में पढ़ते थे। उस समय का स्थिति अगर देखा जाए तो ऐसा था कि एक अलग सा भाव कि मेरे पिताजी सीआरपीएफ में और मेरी माँ एक गृहिणी थी और बच्चों को अच्छे से संवार रही थी, पढ़ने के लिए कर रही थी। और मेरे नीचे एक भाई और एक बहन छोटे छोड़ के चले गए थे। मेरी दीदी इंटरमीडिएट में पढ़ रही थी। हम लोग का बहुत अंतराल था दोनों का। तो मेरे पिताजी का एक सोच था कि चलो बड़ी वाली पढ़ रही तो तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए, दोनों बच्चों को देखना चाहिए। तो छोटे होने के लिए हाँ हमको बोले कि दोनों बच्चों को तुम देखोगे तो अच्छा रहेगा घर में, पढ़ाई छोड़ देना चाहिए। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारे और मेरे पिताजी को हमने कहा कि पिताजी आपने तो कह दिया, लेकिन मैं तो पीछे नहीं हटने वाली। मैं मेहनत करूँगी, कठिन परिश्रम करूँगी, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। और हमने पढ़ा। कुछ गांव वालों ने कहा अब तो इनकी माँ नहीं रही तो अभी लोग को कोई नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि माँ एक अच्छे कुल खानदान की थी तो बच्चे भी उसी टाइप का बनेंगे। तो गांव वालों का जो बातें थी, हमारे खेतों में काम करते थे, खेत जब मैं गई देखने के लिए तो सब वही चर्चा कर रहे थे, अब तो ये लोग पढ़ रहा था लेकिन अब माँ नहीं है, कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ेगा। तो वो एकदम दिल में चुभन सा हो गया। मतलब वो तकलीफ जो है, हाँ नहीं, लोगों का कहना कि कैसे लोग ऐसे नेगेटिव कल्पना कर सकते हैं। तो मैंने उसको पॉजिटिव में लेकर के अपना पढ़ाई शुरू की और लगातार पढ़ते रही। मैट्रिक भी हमने किया और मैट्रिक पास होने के बाद में जब मुझे ग्रेजुएशन करना था, मेरे घर में मैं बताऊं कि सभी लोग, मेरे मामा घर से और मेरे नानी घर से सभी लोग रांची पढ़ने आए। सब लोग यहीं पढ़ा जी। मुझे लगा कि नहीं, रांची क्यों जाना, मेरा तो छोटा भाई बहन दोनों है, दोनों को देखना है, इसलिए मुझे तो गुमला में ही एडमिशन लेना चाहिए। तो कार्तिक उरांव कॉलेज गुमला से मैंने इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन किया। जी। बाद में हमने पीजी भी किया
पीजी करने के बाद में बीएड भी किया, बीएड के बाद अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ। आपको शुरुआती तौर पे आपके फादर की तरफ से थोड़ा रोक लगा? हाँ, रोक लगा, लेकिन और मैंने मेरे पिताजी को मैंने इतना ही कहा कि मैं मेहनत करूँगी, कड़ी से कड़ी मेहनत करूँगी और मैं पढ़ाई करूँगी। और मैं आपको उस समय का समय बताती हूँ, घर में भोजन बन जाता था जी। भोर में उठना पड़ता था हम लोग को, भोर उठ करके खाना पीना बनाना, दोनों भाई बहन के लिए खाना रख देना और घर का सारा काम करना, चौका बर्तन। उस उस समय गैस की व्यवस्था? गैस की व्यवस्था नहीं थी, हम लोग का लकड़ी जलाते थे, लकड़ी पत्ता हाँ, वगैरह ये सब? पत्ता नहीं जलाते थे क्योंकि हमारा घर जंगल के पास में है था, इसलिए लकड़ी जलाते थे। लकड़ी जला करके खरीदना पड़ता था, कोई ढोने वाला भी नहीं था। हाँ। गांव के लोग से ही खरीदते थे, लोग देते थे। कभी छुट्टियां रहती थी तो हम लोग खुद जाते खुद थे भी जंगल, जाते थे। खुद भी जाते थे। और वो आनंद ही अलग था कि लकड़ी लाने चले गए जंगल में, आंवला, फिर खुद से पेड़ कई तरह का वहाँ फल फूलते, वो सब खाते पीते। एक था कि चलो खुद से समय तोड़ के गुजरना, खाना, खुद से वो तोड़ के एक खाना, आनंद। फिर झरिया का पानी, फिर ऊपर से अगर झरना गिर रहा होंगे तो वो सब मतलब वो बहुत अच्छा, खूबसूरती वो अभी भी खूबसूरती आज भी सामने आते हैं। जी, हाँ, जी। उस पल एक कठिनाई थी कि जब हम चलते थे स्कूल, और स्कूल आते समय सुबह में जब उठते थे, सारा काम करने के बाद में हमारे यहाँ से एक बस से चलती थी। उस बस को सुबह में पहली हॉर्न दी तो समझ जाइए कि बस रेडी होने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा। इस टाइप का। दूसरी हॉर्न चली तो जहाँ बस खड़ी होती थी वहाँ से चौक के लिए चलती थी। तीसरी हॉर्न में गाड़ियाँ छूट जाती थी। ऐसा होता था। तो हम लोग को दौड़ के, जैसे घर में काम किए, काम ख़त्म हुआ, तुरंत में तैयार होकर के हम लोग अपना बैग पकड़ के भागते थे क्लास के लिए। यानी कि सुबह का खाना खा नहीं सकते थे। दिन भर हम कभी भोजन नहीं किए, मतलब 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक। अच्छा। ऐसे शाम में जाके शाम का ही भोजन करते थे और सुबह एक टाइम का ही खाना हो पाता है। हाँ, लेकिन शायद वो कष्ट अगर पढ़ाई की तरह मेरे इतना पिताजी का फोकस था। वो बात और गांव वालों का वो बात मुझे इतना चुभा कि मुझे लगा चाहे लाख भी कठिन आ जाए, उस कठिनाइयों का सामना करते हुए मुझे इस मुकाम तक पहुंचना है। चलिए, अच्छा। ये हम तो लोग मैक्सिमम कितनी पढ़ाई हो पाई अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ। पीएचडी कर अभी भी कर रही हैं? हाँ, अभी कर रही हूँ। कौन से सब्जेक्ट अभी ज्योग्राफी से मैंने पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी है मेरा। ट्राइबल क्षेत्र गुमला डिस्ट्रिक्ट को ही हमने लिया है और अभी काम कर रही हूँ। मेरा पूरा अभी कंप्लीट हो गया है। मेरा थीसिस भी जमा हो गया यूनिवर्सिटी में। अच्छा। अब मुझे सबमिशन का मौका मिलेगा, प्री सबमिशन हो गया मैंने कि अभी के 2-3 महीने में मुझे संभवतः डिग्री मिल जाएंगे। तो मेयर होने के पहले भी मेरा रजिस्ट्रेशन ऐसा करना था, लेकिन बीच में ऐसा था कि 2010 में भी हमारी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड का भी मर्डर हो गया, नक्सलियों ने मर्डर किया। तो वो परिस्थिति भी बहुत कठिन था। लेकिन 2014 में लोग बोले, 2012 में घटना हुई थी, फिर मैं तो घर से भी नहीं निकलती थी, स्थिति थोड़ा ठीक नहीं था, लेकिन अपने आप को उस समय भी हिम्मत। 2010 में 2010 में हुई हाँ, थी। तो 2010 से लेके 2012 तक में हाँ क्या मतलब कोई फैमिली का और नया मेंबर नहीं है? नहीं, उस समय देखिए 2010 और 2012 में, 2010 में मैं राष्ट्रीय मंत्री हो गई, शादी भी इधर हो गया और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा में राष्ट्रीय मंत्री भी हो गई। जी। तो उस समय हमको एक काम करने का अपॉर्चुनिटी मिला था। तो मेरा शौक था कि अभी तो उम्र नहीं है, समय हो जाएगा तो ज़रूर होंगे, लेकिन इस समय जो हमें काम मिला है मतलब उस काम को हमने प्राथमिकता दिया। ससुराल को भी देखना है, पति को भी देखना है और काम भी करना है जी। तो इन सब को देखते हुए पूरा देश भर का प्रवास। और उस समय मेरे लिए दिल्ली जैसे राजधानी का और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य का प्रभारी बना दिया गया था। तो मैं दोनों जगह काम की और मैं पढ़ते पढ़ते के क्रम में भी 99 से 2010 तक विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता रही। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में हमने काम किया। कॉलेज मंत्री से लेकर के छात्रा प्रमुख रहे, प्रदेश का सह मंत्री रहे, राष्ट्रीय मंत्री तक का जिम्मेदारी और केंद्रीय टीम तक रहे। ऐसे पूरा टाइम 5 साल का फुल टाइमर भी रहे और रांची विश्वविद्यालय संगठन मंत्री के नाते उस समय विश्वविद्यालय में बहरागोड़ा से लेकर के गढ़वा तक का सभी जिला आते थे। 2005 से लेकर के 2000 बने तो अलग अलग एक एरिया बट गया। तो इतना लंबा छात्रों के बीच में काम करने का एक अनुभव भी प्राप्त हुआ, देश में जाने का एक अलग अनुभव प्राप्त हुआ। फिर महिला मोर्चा राष्ट्रीय मंत्री बनने भारतीय जनता पार्टी में भी एक अलग अनुभव हुआ कि एक छात्र राजनीति से लेकर के एक राष्ट्र राजनीति का एक अलग जानकारी मिली, एक पहचान हुई। हम लोग ने सोचा था कि पहले नहीं बाद में कुछ इशू ऐसा सोचेंगे, लेकिन शायद ऊपर वाला का कृपा नहीं था होगा, चाहे कुछ और रहा होगा, मनसा कुछ और रहा होगा। इस सब को ध्यान में रखते हुए और 2012 में कौन जानता था कि ये घटना भी होगी। जब आपके हस्बैंड की इस तरीके से
मतलब मर्डर हुआ। भैया हम लोग और हमसे बड़े वाले भैया यानी कि सभी लोग हम लोग मिलकर, मेरी ननद हम लोग आए थे यहाँ रांची में। फर्नीचर दुकान में थे, मार्केटिंग कर रहे थे, दोपहर हुआ था और उसी समय नक्सलियों ने ही खुद मेरे मोबाइल पर फ़ोन किया और उस समय वो लोग बोले कि ऐसा बात लोग कहे कि तुरंत मुझे चुभ गया और शायद वो मेरे जीवन में कल्पना से परे था। तो उस विषय को अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक जीवन को आहत पहुंची थी कि संकटें तो कई थी, लेकिन उस संकटों को कैसे आगे बढ़ना, शायद उस दिन को हम कभी प्लीज ये बहुत कहने लायक नहीं है। नहीं तो है, इसको हर महिला बयान नहीं समझ किया सकती जा है। सकता है। हर महिला और ये समझ बहुत सकती बड़ी है, कर चीज़ है मैम सकती है। कि आपने उस सिचुएशन को अपने को निकाला, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और आज आप और आज जो संगठन ने किया कि संगठन का एक बहुत बड़ा रोल रहा, हम कह सकते हैं, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, चाहे एबीवीपी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, यह समाज का अग्रणी लोग थे जिन्होंने हेल्प किया था। मैं थोड़ा भावुक हो रही हूँ। ये बहुत बड़ी चीज़ है मैम कि आप उस सिचुएशन को, एक अच्छा खेलता खुलता परिवार को, और वो इन लोगों ने, और अभी एक समय होता है आदमी के जाने का तो आदमी दुख नहीं मनाता है, पर ऐसे लोग अगर आपको फ़ोन करके और कह रहे हैं कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ या नहीं, कर कर दिया मैंने कर दिया ये ऐसे कर मुझे उतने दिया। तक याद है, फिर आगे क्या हुआ मुझे पता नहीं। कैसे तो वो क्या उसका क्या अंतिम, मतलब क्या क्षण था कि आपने बस सुन के और फिर अपने आप में बर्दाश्त किया? नहीं, मैं तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाई उस समय। उस समय मेरा स्थिति ऐसा था कि शायद मुझे भी मालूम नहीं, मैं सुनने के बाद में शायद मेरा फ़ोन कहीं होगा, मैं कहाँ हूँ वो भी पता नहीं, मुझे कैसे घर लिया गया, मैं कहीं देख पाई या नहीं देख पाई ये भी मुझे पता नहीं। तो वो सिचुएशन को झेल पाना मेरे लिए कठिन था। उसके बाद में धीरे धीरे ठीक हुआ, घर में मैं रही, बहुत दिन तक कोमा में ही रही, लेकिन ऊपर वाला का कृपा था, जिंदा रख दिया। संगठन का सपोर्ट जो मिला वही सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट हो गया और आज मैं हूँ तो संगठन के सपोर्ट से खड़ी हुई हूँ। और आज बहुत भावुक हो रही, थोड़ा रुक जाइए। फिर देखिए, क्या प्रेरणा जिंदगी मिली? का बहुत उतार चढ़ाव है और उस समय जो परिस्थिति होती है जब किसी के साथ लगाव हो जाता है, एक घर से दूसरे घर अगर लड़की चली जाती है और उसका जिसके साथ उनको रहना है अगर उसी व्यक्ति के साथ घटना हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि उस लड़की का जिससे जीवन चलना है वही ख़त्म हो गया। तो कहीं ना कहीं हृदय तक तो चोटिल हुए और शायद वो स्थिति ऐसा था कि शायद हम अपना जीवन का शुरुआती करने के लिए असमर्थ थे, ऐसा कह सकते हैं कि हम पता नहीं मैं क्या कर सकती। किसी ने कल्पना नहीं किया था कि हम आगे बढ़ पाएंगे। हर लोग का एक ही नेगेटिव रोल था या लोग का सोच था कि जो लड़की को हम लोग देखे थे वो लड़की रही ही नहीं, अभी लड़की काम नहीं कर पाएगी, ऐसा लोगों के मन में था। मैं गुरु नानक हॉस्पिटल में एडमिट थी तो वहाँ एक डॉक्टर ने भी कहा हमको कि मैडम अभी तो आप ठीक हो रही हैं, ठीक नहीं हुई है, लेकिन जब तक तबीयत सही नहीं है, जब तक संपैथी है तब तक लोग आपके साथ रहेंगे, बाकी समय आपके साथ कोई नहीं रहेगा। ये भी मन में था, लेकिन दिलासा तो अपने आप पर देना पड़ता है कि कठोर कैसे होना पड़ेगा। मैं तो किसी को भी देखती थी, कोई नया लोग आते थे मेरे से, मैं जिसके साथ काम की हूँ, जिसने मुझे देखा है, मैं भावुक हो जाती थी। तो फिर एक हमारी सीनियर दीदी थी, मुंबई की थी, उन्होंने कहा कि भावुक नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। बोले कि ताई होता ही नहीं है ये सब। फिर धीरे धीरे हमने ठीक हुए। फिर हमारा संगठन, हमारा चाहे आरएसएस का लोग हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का सीनियर से सीनियर लोग हैं, जूनियर से सीनियर सभी लोग मेरा सपोर्ट किए। विद्यार्थी परिषद का लोग, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सभी लोग मुझे सपोर्ट किए और आज वही सपोर्ट के कारण मैं खड़े हो गई। और मुझे बोला गया कि जैसे मेयर का चुनाव था 2014 में, तो मुझे बोला गया कि आपको मेयर का चुनाव लड़ना है। मैंने इतने ही कहा कि चुनाव तभी लड़ूंगी जब मैं जीतूंगी, हारने के लिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। और वही समय था, तब बोले कि नहीं आप लड़िए। और एक ऐसा माहौल बनाया सबने, और रांची की जनता ने भी बहुत प्यार किया। उस समय सिर्फ उपचुनाव था मेयर का, और वही उपचुनाव में सबका सहयोग, सबका सपोर्ट से आज, और एक मेहनत था, हम लोग ने भी हिम्मत नहीं हारे कि काम करना है, चुनाव जीतना है और काम के लिए आगे आना है। 2014 में हमने पहली बार चुनाव जीत गए और जीतने के बाद जब नगर निगम का कुर्सी मिली तो एक अलग सा अनुभूति प्राप्त हुआ कि चलो भाई, कम से कम पहला चुनाव लड़े और पहली बार हमने जीत करके आए। जीत के आने के बाद में रांची का कायाकल्प क्या होगा ये मुझे आइडिया नहीं था
क्योंकि मुंबई कैसे का करना है, और काम। जैसे महाराष्ट्र हो चाहे दिल्ली हो, ऐसे मुंबई और दिल्ली की बात करेंगे तो मेट्रोपॉलिटन सिटी है और वहाँ का मेयर का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। लेकिन जब रांची में हम आए तो ऐसा लग रहा था कि रांची गंदगी में बैठा है या गंदगी में रांची बैठा है, जी। ऐसा उल्टा लगा। तो फिर यहाँ के जितने भी सांसद विधायक थे उनके साथ एक बैठक हुई और बैठक करने के बाद हमने कहा कि एक अभियान चलना चाहिए और हम लोग लालपुर से लेकर के पिस्का मोड़ लकड़ी टाल तक एक अभियान के साथ सफाई अभियान चलाए। दोनों साइड पेड़ में लोग पहले लटका देते थे, होर्डिंग पोस्टर सब लगते थे। तो हम बोले पेड़ जीवन है, पेड़ को ही हम जीने बंद कर देंगे, जीना बंद करवा देंगे, पेड़ उड़ में कील उल ठोक देंगे तो हमें कहाँ से ऑक्सीजन प्राप्त होगा। तो इन सबको ठीक करना। सड़क के किनारे नालियों में लोग कचरा फेंकते थे, ऐसा लोगों का आदत था। लोग इधर उधर नहीं दिखे तो कहीं नहीं तो नाली में डाल दो। तो ये एक अभ्यास के तौर पर हम लोग ने काम शुरू किया और रांची को ठीक करने के लिए हम लोग ऐसे ही प्रयास करते रहे। तो और प्रेरणा उस समय आपको पार्टी के देखिए अपने कार्यकर्ताओं विद्यार्थी परिषद ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में कोई एक 99 से person है जो 99 से मैं रही और कई लोगों को, मैं तो कई प्रेरणा पुरुष का किताब भी पढ़ी हूँ। आप स्वामी विवेकानंद जी को ही ले लीजिए, वो हमारे प्रेरणा पुरुष है और उनसे अगर आप प्रेरणा लिए हैं तो शायद दुनिया को बदल सकते हैं। जिनके पास कुछ नहीं था और उन्होंने कहा कि भगवान कहाँ है, लेकिन जब दक्षिणेश्वर काली में गए थे और वहाँ से उनको एक मिला कि जहाँ आप बैठे हो वहीं भगवान है, माने आप भी भगवान हो, बाकी भी भगवान है, ये भी भगवान है। और उन्होंने एक शुरुआती कहे थे कि उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि आपकी लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो व्यक्ति का लक्ष्य तो अनंत है, लेकिन उस अनंत लक्ष्य में से किसी एक को चुनना पड़ेगा और अगर किसी एक को चुने हैं तो उस मुकाम तक पहुंचना पड़ेगा। उसमें तो आपको बहुत सारे बाधाएं आएंगे, बहुत सारे कांटे आएंगे, तो उस कांटे से बचना और बच के चलना होगा। जब विवेकानंद जी किसी जगह पर थे तो उनको ह्यूम पाइप के नीचे में अपना जीवन गुजारना पड़ा था। तो एक देश को आगे बढ़ाने वाले, शून्य से लेकर ऊपर उठाने वाले ऐसे महापुरुष अगर बात करते हैं तो वो कहीं है। हमारे पास पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय की बात किए और अंत्योदय के माध्यम से उन्होंने दुनिया को जगाने का काम किए थे। उनके पास कुछ नहीं था, एक धोती एक कुर्ता, और उसी से पूरा दुनिया को जागृत करने का काम किए। और उन्होंने चाहते थे कि देश में कोई भी अंतिम व्यक्ति खड़ा होगा तो उन तक योजनाओं या कोई भी काम को पहुंचाना। अगर जिस बात को मैं जानता हूं तो गांव का अंतिम व्यक्ति को भी जानना चाहिए। तो ऐसे लोगों का सोच, ऐसे लोगों का विचार, उनका एक कोटेशन मैंने पढ़ी। मैं तो उस समय बहुत क्या बोले, कहीं हम बैठे थे तो उनमें एक लिखा हुआ था कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपनों के लिए जीना चाहिए। नीचे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय लिए, तो मैं उसको ढूंढने लगी और जब उनका किताब पढ़ने लगी तो मुझे ये जानकारी मिली कि उन्होंने कितना मेहनत किया और आज देश के लिए और समाज के लिए काम किए। ऐसे करके कई पुरुष को और कई महात्माओं को देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये हम लोग को दिखाई देता था। और जब हम इतिहास के पन्ने को पढ़ते थे तो कहीं सुभाष चंद्र बोस बैरिस्ट्री की पढ़ाई की और बाकी चीज़, तो एजुकेशन भी दिखता था। तब जब वो पढ़ पाते हैं, मैट्रिकुलेशन की बात होती थी, तो आज हम लोग मैट्रिक कहते हो, मैट्रिक वकालत किया, फिर बैरिस्ट्री करने के लिए और तो लंदन गए थे। तो ऐसे कई इतिहास को पन्नों को देखेंगे, चाहे एजुकेशन हमेशा चलता ही रहा वो चलता रहा है। महाराणा प्रताप की बात करेंगे तो जब उनकी लड़ाई हो रही थी और जब लड़ाई के समय खाने के लिए नहीं था तो घास की रोटी पका के खाए। तो राजा भी तो उस समय मेहनत करते थे राज परिवार का, लेकिन जब युद्ध हुआ और उस युद्ध के समय में उनके पास कुछ था नहीं तो उन्होंने उसको भी खाने का काम किया। बिरसा मुंडा की बात करेंगे तो बिरसा मुंडा भी एक आंदोलनकारी थे, समाज का विध्वंस करने वालों को ठीक करने का प्रयास किया और उन्होंने जंगल से निकल करके लोगों को राह दिखाने का काम किया। तो ऐसे जतरा टाना भगत की बात करते हैं, लोग कहते हैं गांधीवादी है। गांधीवादी क्या, गांधी जी टाना भगतों के साथ चले, ये प्रमाणित होता है। क्योंकि अगर हम टाना भगत की बात करते हैं, सादा धोती पहन करके, सादा माने सफ़ेद धोती पहनना, कुर्ता पहनना, कुर्ता टोपी लगाना नहीं पहनते थे। कुर्ता तो था ही नहीं पहले, गंजी भी नहीं था, धोती था। उसी धोती को लपेट करके ऐसे अंगोछा लेते थे और उस समय वो टोपी जो पहनते थे टाना भगतों का टोपी था। और वो पगड़ी के साथ में वो लोग चलते थे पैदल, किसी का खाते नहीं थे, किसी का छूते नहीं थे, अपना हंडी और चावल सब लेके चलते थे। जहाँ रात होती थी वहाँ रुक करके वो लोग करते थे। तो भारत की आज़ादी का लड़ाई के लिए जिस तरह से टाना भक्तों ने अपना योगदान
योगदान दिया है, आज भी वो लगातार सतत प्रयास है कि हम आगे इस देश को महान बनाने का काम करेंगे। और ये लोग साथ साथ अगर आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए गांधी जी भी लड़ रहे थे तो ये लोग भी लड़ रहे थे, और गांधी जी के साथ मिल करके दांडी यात्रा और बाकी चीज़ में ये लोग ने भाग लिया। तो ये सब जो विषय है ये सब प्रेरणा देती है, एक एक लोग को अगर देखेंगे तो वहाँ से शक्ति प्रदान होती है। तो ये कई प्रेरणा पुरुष है। और विद्यार्थी परिषद की अगर मैं बात करूँ तो 3 हमारा मूल मंत्र था, ज्ञान, शील और एकता। ज्ञान तो कहीं भी बैठ करके प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन चरित्र का निर्माण कैसे करेंगे? तो चरित्र निर्माण में लोग बोलता है अच्छा किसी का चीरहरण हो गया वही चरित्र है। मैं उसमें भी बताना चाहती हूँ कि चरित्र माने आपका चंडी पाठ से लेकर के चप्पल उतारने से लेकर चंडी पाठ तक की बात करते हैं। अब किसी को देख लीजिए, चप्पल आजकल कोई सलीके से उतारता है, पहन के किचन तक चला जाता है। ये सिस्टम सही नहीं। लेकिन विद्यार्थी परिषद का जो भी कार्यकर्ता होगा वो चप्पल उतारता है लाइन से, और दरवाज़ा के सामने कोई नहीं उतारेगा, क्योंकि दरवाज़ा में तो लक्ष्मी प्रवेश करती है। तो चप्पल साइड उतार करके तब किसी भी बैठक में पंक्तिबद्ध अगर चप्पल लगा है तो समझ जाइए विद्यार्थी परिषद का कार्यक्रम चल रहा है। तो ये हम लोग को सिखाया। प्रणाम करने का तरीका क्या है, नमस्कार करने का संस्कार क्या है, बड़ों से बात करने का तरीका क्या है, हमको बोलने का लहजा क्या है, ये तो हमारा संस्कार है। हमारा पहनने का तरीका क्या है, व्यवहार करने का क्या तरीका है, तो ये हमारा चरित्र है। और एकता तो अगर हम एक साथ नहीं आएंगे अकेले तो कोई आवाज़ नहीं उठा सकती। मैं अनायास ही इंटरमीडिएट में पढ़ रही थी, तो वहाँ हम लोग को पढ़ाती थी हमारी वार्डन थी सिस्टर, तो वो पूछती मुझे अचानक कि आपको करना क्या है। मेरे मुंह से निकल गया कि समाज सेवा करना है। तो समाज सेवा कैसे करेंगे, भूखे पेट भजन ना होए, वही बात सामने आया। तो बोले कि पता नहीं सिस्टर, मैं तो मुंह से निकल गया समाज सेवा करना है, मेरा बहुत रुचि है समाज को जगाने का। क्योंकि जिस गांव में मैं पैदा हुई उस गांव में लोग साड़ियाँ कम पहनते थे, मैंने कि पेटीकोट पहनते थे, और एक कपड़े को 2 टुकड़ा करके, यानी लहंगा और एक ओढ़नी इस टाइप का, उसको लोग लहंगा कहते थे। तो लुंगी होता है लंबा वाला, उसी टाइप का मार्किन कपड़ा का कट करके, वाइट कपड़ा चाहे कोई भी कलर का कपड़ा, उसको कट करके 2 टुकड़ा करते थे, एक ओढ़ता था एक पहनता था। तो वो स्थिति था, और धीरे धीरे उनको हम लोग कैसे ठीक किए हम लोग जानते हैं। तो मेरा गांव में ना पढ़ता कोई था ना ही कोई इस टाइप का। अभी हम जा भी रहे होंगे तो रास्ता छोड़ करके लोग चलते थे। तो ऐसे गाँव में आज हर घर में ग्रेजुएशन किया हुआ स्टूडेंट मिलेगा। तो ये मेरा गांव का एक परिवर्तन जो मैं सोचती थी। और धीरे धीरे मैंने नेहरू युवा केंद्र में भी काम किया, और उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप आज अगर गुमला में खड़ा हुआ दिखेगा तो नेहरू युवा केंद्र में हम लोग ज्वाइनिंग किए थे। और उस समय 2000 और 2001-2 की बात करेंगे तो पूरा सेल्फ हेल्प ग्रुप खड़ा किया हम लोगों का है, और आज सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आज सार्थक होते दिखाई दे रहा है। जी मैम, और आगे का क्या मतलब क्या और चेंजिंग करना है? देखिए पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में आप तो आगे बढ़ ही रही हैं और भी बढ़ना ही है। आपने देखा होगा शुरुआती में जब हम 2014 में चुन कर के आए तो हर शहर में बड़े बड़े डस्टबिन हुआ करते थे। मेरे पास तो आर्थिक स्थिति सही नहीं था, निगम का बजट बहुत कम था, यहाँ का हमारा जो आय का स्रोत था वो भी बहुत कम था। रेवेन्यू कलेक्शन लगभग 7 से 8 करोड़ लगभग होती थी। तो इन सबको सबका बैलेंस कैसे बनेगा इसके लिए हम लोग ने प्रयास किया। सबसे पहले तो हम लोग ने डस्टबिन कैसे लगाया, जो ड्राम आती है तेल वाला, उस ड्रम को काट करके 2 पार्ट किए और उसमें सिक्कड़ और ताला लगा के सभी जगह डस्टबिन लगा दिए। तो लोग का एक आदत हुआ कि उसमें डालना, लेकिन थोड़ी देर में नहीं 15 दिनों के बीच में सभी डस्टबिन को चोरी करके लोग गाय चराने के लिए, गाय को चारा खिलाने के लिए ले गया, कोई उसको उलाट के बैठ गया और उसको पीढ़ा बना लिया, ऐसे करने लगे। लेकिन भी हम लोग हिम्मत नहीं हारे, बोले कि एक चुरा लिया तो क्या हुआ, दूसरा फिर लगा लेंगे, वो हमने किया। दूसरा, रोड कैसे बनेगा इसके लिए हम लोग ने प्लानिंग की है। सीवरेज ड्रेनेज कैसे बनेंगे इसके लिए प्लानिंग किए। पूरा शहर में अंधेरा होता है, छीनते बहुत होते थे, लूट मार बहुत होता था, तो इसके लिए लाइटिंग का व्यवस्था। तो 42,000 आज के दिन में हम लोग पूरे शहर में लाइट लगाए हैं। कम से कम 30 से 35 हमारा तालाब है, उसमें प्रमुख तालाबों का भी सौंदर्यीकरण हो चुके हैं। और एक प्रयास के साथ में वेंडर मार्केट बना, तो उसका डिजाइन भी कैसे बनाया था, लोग गांव का बाजार का छपरी होता है उसी टाइप का बनाया। हमने कहा कि ये छपरी जैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेंडर का बाजार शहर में है तो कम से कम 30 साल तक का योजना करके चलना चाहिए, क्योंकि राजधानी है और राजधानी परिवर्तन होगा। और इसलिए उस टाइप का एक बन गए। अर्बन हाट की बात करेंगे तो उसका भी आधा अधूरा बना है, वो भी पूरा होंगे। आप यहाँ रांची नगर निगम का स्वयं का भवन देखिए, ये हम लोग का ये बहुत ही मांग था और आज ये खूबसूरत बन के रेडी हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए रोड में कम से कम हम लोग 800 करोड़ लगभग का राशि का पूरे रोड में रोड और नाली बना लिए। आज भी हमने उद्घाटन किया। आगे का प्लानिंग देखिए, जब तक अभी मैं रांची नगर निगम में हूँ उसके लिए रेवेन्यू का मैं बात बता रही। रेवेन्यू कलेक्शन 8 करोड़ लगभग होता था,
आज 85 करोड़ तक हम लोग ले लाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये रांची नगर निगम का एक अपॉर्चुनिटी है। और हमारे पास में पहले जेईई और चीफ इंजीनियर भी नहीं हुआ करते थे, अब हमारे पास में अधिकारी भी है, 2 आईएएस भी हुआ करते हैं। एक आईएएस का सीट खाली है, उसमें भी मांगे हैं हम सरकार से, और सरकार की मदद रही तो सरकार शहर को और सुंदर बना सकते हैं। आप बड़ा तालाब का आप देखिए, मैं खड़ा होकर के कम से कम 50 टन से भी 50 ट्रक से भी ज़्यादा वहाँ कचरा उठा करके हम लोग ने झीरी तक पहुँचाए हैं। आज ऐसा है बड़ा तालाब कि लोग सेल्फी लेने जा रहे हैं। आगे का विजन है कि शहर को सीवरेज ड्रेनेज तो है ही, लेकिन जितने भी सीवरेज का पानी है उसको ट्रीटमेंट करके उस पानी का सदुपयोग कैसे कर पाएंगे। और जैसे आजकल लोग गाड़ियाँ धोते हैं, घर बिल्डिंग बनाते हैं, तो सब पीने का पानी यूज करते हैं, जिसके वजह से रांची पूरा ड्राई जोन हो गया है। तो उस ड्राई जोन को वाटर हार्वेस्टिंग हर घर का लोग कर ले, हर लोग एक पानी का कनेक्शन ले ले, घर घर तक पानी पहुंच जाए, बिजली सही से हो जाए। आज जिस तरह से लोग चोरी छुपे करते हो ना हो, दुकान में सभी लोगों का ट्रेड लाइसेंस हो जाए ताकि किसी को दिक्कत ना हो। उसी तरह से जितना वेंडर्स हैं, आज जिसको जहाँ जगह मिलता है वहीं बैठ करके बेचने लगते हैं, तो उस जोन को हम लोग को घोषित किए हुए हैं। लेकिन वो अगर ठीक से प्लानिंग हम कर लेंगे तो जो रोड और फुटपाथ में बैठने वाला लोग अपना उस जगह पर होंगे, क्योंकि बड़ा जो शहर होता है उसमें रोड किनारे बेचने वाला कम लोग मिलते हैं। एक जगह चिन्हित होगा तो एक जगह बैठेंगे, नहीं तो पूरे शहर को ऐसे कवर करके लोग बैठते हैं। तो ये एक योजना है। आगे की बात तो आगे देखेंगे कि क्या होगा मेरा ज़िंदगी का। हाँ, लेकिन इतना है कि मैंने एक शपथ लिया कि मेरे साथ में मैं अपने भाई को, अपने बहन को, भाई की पत्नी है, दोनों बच्चे हैं, मैं उन सबको पढ़ा रही हूँ। इसकी जिस संकट में हम चढ़े, अगर वो बच्चा भी संकट में है, थोड़ा हमारे यहाँ घर में भी रहे और घर से अपना पढ़ाई भी कर ले, तो ये उनका जीवन को सार्थक होगा। मुझे आनंद मिलती है किसी का सेवा करने में, मुझे आनंद मिलती है किसी का हेल्प करने में। पूरी जिंदगी आप अपने समाज को दे दिए हैं। मैं थोड़ा दिन पहले बता दूं कि 11 नवंबर को भी एक जोड़ा है, ऐसे लड़का लड़की दोनों का पक्ष हो करके, और उनका भी मैं शादी करवा दी। तो ऐसे करके कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि समाज के साथ में अगर नहीं सकने वाले लोग हैं तो ऐसे लोगों को सहयोग कर देते हैं। हमारे पास कोई भी लोग आए, किसी को बीमारी होता है, अभी एक जन मोराबादी का ही है, उनका बच्चा बहुत बीमार थे और उनको जाना था बिलौर, तो उनके लिए भी व्यवस्था कैसे हो सकता, आने जाने का कर रही है। बाकी उनका जो व्यवस्था था उन्होंने कर दी। समाज के लिए ही मतलब परिवार अपने लिए तो सब करते हैं, वही पंडित दीनदयाल जी का जो वाणी है वो कभी हम भूल नहीं सकते। अपने लिए तो स्वयं सब जीता है, लेकिन अपनों के लिए जीना चाहिए। जिसको सरल भाषा में अगर लोग समझे तो अपने लिए सब जीता है, दूसरों के लिए भी थोड़ा जीना चाहिए। महिलाओं के लिए स्पेशल आप कुछ कहना देखिए, मैं तो महिलाओं को कहीं कि महिलाएं बहुत हिम्मतवार है, और महिला के कारण आज देश और समाज बचा हुआ है। शायद नारी नहीं होती तो घर का रौनक नहीं होता, और जिस घर में नारी नहीं वो घर नहीं होता। तो आज जिस तरह से महिलाएं काम करती हैं, मैं उन्हें भी बहुत सपोर्ट करती हूँ। जहाँ भी महिलाएं कोई कार्यक्रम रखती है, मैं ना नहीं कहती, उन तक चली जाती हूँ। आज रांची में हमारे हज़ारों की संख्या में सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं। हर लोग स्वरोजगार है और काम कर रही है, बशर्ते उनको एक मौका मिलना चाहिए कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। चाहे मेरे विभाग में भी काम, हाँ, लेकिन जहाँ गलत होते हैं उस गलत को मैं बर्दाश्त नहीं करती हूँ, वहाँ तुरंत मैं कार्रवाई भी करती हूँ, क्योंकि मुझे सच्चाई पर पूरा भरोसा है, झूठ पसंद नहीं है। और हर महिला अगर आगे बढ़ती है तो मुझे खुशी होती है। मैं तो इतना ही शुभकामना करूँ, आप आत्मविश्वास के साथ काम करोगे, आपको ना घर, ना परिवार, ना समाज कोई नहीं रोक सकता है, नहीं टोक सकता। आप परिवार भी संभालो, राज भी संभालो, घर भी संभालो, ऑफिस भी। जो महिला घर बढ़िया संभाल ली तो किसी भी जगह उस महिला को डाल दो, महिला सब कुछ कर लेगी। तो ये महिलाओं के लिए है, और महिला को तो मैं सम्मान करती हूँ कि आप घर द्वार सब छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने देखा कि एक आम आदमी, एक आम महिला की तरह हम मैडम से मेरी बात हो रही थी, और अपने स्टार्टिंग से लेके अभी तक का जो कार्यकाल रहा है, जो जीवनी रही है, वो मैडम ने अपने ही शब्दों में बयां किया। कहीं कहीं पे भावुकता थी, मम्मी की जगह पे, हस्बैंड की जगह पे, फिर भी मैम ने कहीं से भी हार नहीं मानी और आगे बढ़ते गई, और बढ़ते बढ़ते आज इस पोजीशन पे है कि वो दूसरे की आदर्श बन रही हैं। वो दूसरे को ये बता रही है कि कभी भी कोई ऐसी कंडीशन आ जाए लाइफ में कि हाँ आदमी मोटिवेट नहीं हो के डिमोटिवेट हो, तो वहाँ पे अपने आप को संभालना, और कुछ अच्छे वातावरण में, कुछ अच्छे सहयोगी लोगों के साथ में, जैसे मान लीजिए मैडम को जैसे कि मिला उनका पार्टी का सपोर्ट, उनके अपने घर का सपोर्ट, तो ये आज यहाँ पे आई। और पॉजिटिव थिंक को लेना है।
अगर कहीं से भी पॉजिटिविटी आती है उसको ले लेना है, कहीं नेगेटिविटी आती है उसको बिल्कुल ही छोड़ देना है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना बहुमूल्य समय दिया। और सुधा जी आज आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।